उड़ीसा यानी कलिंग की धरती। इतिहास में कलिंग का एक ऐसा युद्ध हुआ जिसे जीतने के बाद सम्राट अशोक ने दोबारा कभी युद्ध न लड़ने का संकल्प ले लिया। अब उड़ीसा में फिर एक युद्ध लड़ा जा रहा है। फर्क यह है कि कलिंग में सम्राट अशोक थे और 2024 के चुनाव में यानी इस युद्ध में सम्राट 24 सालों से राजगद्दी पर बैठे नवीन पटनायक हैं। तब सैन्य बल से सत्ता पर काबिज होते थे, अब वोट बल से। नवीन पटनायक के पास अब मौका है भारत के विधायी इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने का। मौका तो एक पूर्व नौकरशाह के लिए भी है जो राजनीति में आने के बाद राज्य के नायक का उत्तराधिकारी कहलाने लगा। मौका बीजेपी के लिए भी है जिसने उड़िया अस्मिता के नाम पर राज्य की सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। मौकों और चुनौतियों के बीच नवीन बाबू इतिहास बनाएंगे या बन जाएंगे, देखिए स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड पवन कुमार चामलिंग के पास है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता दिसंबर 1994 से मई 2019 तक 24 सालों और 165 दिन सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। अब दूसरे नंबर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने मार्च 2000 से अब तक यानी 29 मई तक, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक बतौर सीएम 24 साल 85 दिन बिता लिए हैं। राज्य की 141 विधानसभा सीटों और 21 लोकसभा सीटों का चुनाव 7 हो रहा है। वोट डाले जा चुके हैं। अगर पटनायक लगातार छठी बार सत्ता में लौटे तो 73 दिन और पूरे करके इतिहास बना लेंगे और अगर बहुमत नहीं मिला तो इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि 77 साल के पटनायक का ये आखिरी चुनाव माना जा रहा है। लेकिन क्या नवीन पटनायक के लिए ये चुनौती इतनी आसान है? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी की प्लानिंग भी बेजोड़ है। बीजेपी ने पटनायक के गंभीर रूप से बीमार होने, शायद डिमेंशिया से पीड़ित होने और तमिल भाषी आईएएस अधिकारियों के एक समूह के हाथों की कठपुतली बनने की अफवाह फैला रखी है। इस कठपुतली वाली आलोचना का एक बड़ा हिस्सा उनके पूर्व निजी सचिव वी कार्तिकेय पांडियन के सिर पर है, जिन्होंने अक्टूबर 2023 में आईएएस से इस्तीफा दे दिया और बाद में बीजेडी में शामिल हो गए। अब यही पांडियन मंच पर नवीन पटनायक का माइक थामे नजर आते हैं। भाजपा की रणनीति को अगर आप देखेंगे तो उड़िया अस्मिता को बहाल करने का मुद्दा उसने प्राथमिक तौर पर उठाया है ताकि लोगों की भावनाओं तक पहुंचा जा सके। उनके बीमार होने और वीके पांडियन के कंट्रोल में होने की बातें उछालने के अलावा बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। स्थानीय नेताओं को कम प्राथमिकता दी गई है। नवीन पटनायक के कभी पीएम मोदी के साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन इस बार चुनावी रैलियों में उन पर निशाना साधकर पीएम ने सबको चौंका दिया। दूसरी तरफ पटनायक अपने ट्रैक रिकॉर्ड और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने इस बार उड़ीसा में काफी जोर लगाया है और जोर तो उसने 2014 और 2019 में भी लगाया था और इसका असर भी दिखा था। राज्य विधानसभा में 2009 में बीजेपी को 6 सीटें मिली थीं, जो 2014 में 10 और 2019 में बढ़कर 23 हो गई। ऐसे ही लोकसभा में बीजेपी की सीटें 2009 में 0 थीं, जो 2014 में 1 सीट मिली और 19 में ये सीटें बढ़कर 8 हो गई। बीजेपी ने अपनी लोकसभा के प्रदर्शन को काफी हद तक 2019 के चुनाव में सुधार लिया था, लेकिन असल टेंशन उसे विधानसभा की है। इस बार भी बीजेपी के लिए विधानसभा में सीटें बढ़ सकती है, लेकिन बहुमत की उम्मीद कम ही है। सीटें किसी की भी बढ़ें, लेकिन उड़ीसा में पांडियन फैक्टर के बिना बात अधूरी है। साल 2000 में नवीन पटनायक जब उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने तो उनके राजनीतिक सलाहकार प्यारी मोहन महापात्र थे, लेकिन 2012 में महापात्र कथित तौर पर तख्ता पलट की साजिश रचने लगे। नवीन पटनायक के निर्वाचन क्षेत्र गंजम में तब एक कलेक्टर पोस्टेड थे वीके पांडियन, जो नवीन पटनायक को अपने काम से प्रभावित करके उनके करीब पहुंच चुके थे। पांडियन ने पार्टी के भीतर महापात्र के विद्रोह को भांप लिया और पटनायक को इसकी खबर दे दी। इसके बाद नवीन अपनी लंदन यात्रा अधूरी छोड़कर उड़ीसा लौटे और महापात्र को बर्खास्त कर दिया। ये पहला मौका था जब राज्य की पॉलिटिक्स में पांडियन सुर्खियों में आए। 50 साल के पांडियन बीते 1 दशक से नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी हैं। उन्हें पटनायक का उत्तराधिकारी माना जाने लगा है। राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार की कमान पांडियन ने ही संभाल रखी थी। हर जगह वो नवीन के काम को सावधानी से प्रोजेक्ट करते हैं, खुद को सीएम का वफादार सैनिक कहते हैं। राज्य में बीजेपी द्वारा राम मंदिर के जरिए हिंदुत्व का मुद्दा बनाने और वोटर्स को लुभाने की कोशिशों को पांडियन ने जगन्नाथ मंदिर की स्ट्रेटेजी से टैकल किया। अपने भाषणों की शुरुआत जय जगन्नाथ से करने वाले इस नेता ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा पथ को नया रूप देकर हिंदू वोटों को रिझाने की जुगत की है।
अब एक ज़रूरी सवाल पर आते हैं कि जब 24 सालों से एक ही शख्स राज्य का मुख्यमंत्री है तो उस राज्य की हालत कैसी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग सेक्टर्स में उड़ीसा की तरक्की का एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। राज्य की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। 2021-22 में उड़ीसा का ग्रोथ रेट 11.5% था, जबकि भारत 8.7% पर था। 2022-23 में यह आंकड़ा कुछ कम हुआ, फिर भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर ही रहा। 2022-23 में उड़ीसा का ग्रोथ रेट 7.8% रहा और वहीं भारत का सिर्फ 7%। 2012 के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय 3 गुना बढ़ चुकी है। वित्त वर्ष 2020 में उड़ीसा का प्रति व्यक्ति आय 1,01,587 रुपये था, जो 2023 में 1,50,676 हो गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के दिसंबर 2022 के सर्वे के मुताबिक उड़ीसा में बेरोजगारी दर 0.9% है, जो पूरे देश के बेरोजगारी दर 8.3% के मुकाबले काफ़ी कम है। उड़ीसा में पिछले 5 सालों में 62 लाख लोग गरीबी से ऊपर उठे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि हर वित्त वर्ष में उड़ीसा की गरीबी का परसेंटेज कम होता गया है। वित्त वर्ष 2020 में जहां राज्य में 15.7% गरीबी थी, वहीं 2023 में गरीबी 11.1% रह गई है। बाजार से कर्ज लोन लेने के मामले में पटनायक सरकार ने 2021 के बाद से खाता नील ही रखा है, यानी 2021 के बाद उड़ीसा ने कोई कर्ज नहीं लिया है। ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़े हैं। 2000-2001 के वित्त वर्ष में राजस्व 2000 करोड़ के कर्ज में था, लेकिन अब 2021-22 में घाटे के बजाय रेवेन्यू सरप्लस 43,471 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व में अनुमान से अधिक की कमाई। साल 2000 के बाद से उड़ीसा में 21,250 सरकारी स्कूल खुले हैं, 22 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी शुरू हुए, 10 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई। ये आंकड़े उड़ीसा में बेहतर होती शिक्षा व्यवस्था की तस्दीक करते हैं। उड़ीसा में पिछले 20 सालों में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में 59 अंक की गिरावट आई है, जो देश में सबसे अधिक है। इसे यूँ समझिए कि साल 2000 में प्रति 1 लाख बच्चों में 95 बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन 2020 में प्रति 1 लाख बच्चों में 36 बच्चों की मौत हो रही है। दूसरी ओर जच्चा यानी बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की मौत के अनुपात में 305 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उड़ीसा में 1999 से 2001 के बीच प्रति 1 लाख में से 424 महिलाओं की मौत हुई थी, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया। उड़ीसा में संख्या में कमी आई और 2018 से 2020 के बीच ये संख्या प्रति 1 लाख में 119 पर आ गई। एक नज़र यहाँ नवीन पटनायक के अतीत पर डालना भी ज़रूरी है। उनके पिता बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन नवीन राजनीति में आने को कतई इच्छुक नहीं थे। वे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली में ढल गए थे, जिसमें बार बार विदेश जाना, जैकलिन कैनेडी और माइकल जैगर जैसे मशहूर लोगों के साथ उठना बैठना शामिल था। उन्होंने एक्सोटिक प्लांट और भारतीय इतिहास पर किताबें लिखीं, दिल्ली में बुटीक चलाया और कभी शादी नहीं की। लेकिन 1997 में पिता की मौत के बाद वे विरासत संभालने को मजबूर हो गए। नवीन ने बीजू जनता दल का गठन किया और कुछ समय के लिए वाजपेयी सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री भी रहे। बीजेडी ने भाजपा के साथ मिलकर 2000 के विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया और कांग्रेस को हराया। इसके बाद नवीन ने मुख्यमंत्री का पद संभाला और अब तक संभाले हुए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।